एवरीवन, तो हम डिस्कस कर रहे थे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो डी और एफ के बारे में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जाएंगी, 3D मेटल, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D और 6D। ठीक है, तो हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है, क्या रीज़न होता है कि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे 21 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। तो इसका रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे जो ट्रांजिशन मेटल है उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटम्स के अंदर। उनकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शंस होगा, मतलब जो ये एटम्स हैं उनके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एटम्स के बीच में तो हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब जैसे दो एटम हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब उन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वही एनर्जी होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि सीरीज़ के अंदर जो स्कैंडियम से लेके लेफ़्ट से राइट हम जिंक की तरफ जाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की सबसे कम होती है, 126 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों होगा, इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि जिंक के अंदर क्या होता है 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। इसके अंदर फुल्ली फिल्ड हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली फिल्ड हैं। अगर फुल्ली फिल्ड हैं इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर सकता, और बॉन्डिंग नहीं करेगा तो वो फ्री रहेगा। अब फ्री चीज़ क्या होती है, उसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। अब एक तो क्या है, आप और आपका फ्रेंड क्या है, हाथ पकड़ के खड़े हों। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर से अगर कोई खींचना चाहेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी अगर आपको पकड़ के खींचना है तो। अब अगर आप अकेले खड़े हो तो फटाक से आके धक्का मार के कोई भी गिरा सकता है या फिर पकड़ के खींच के ले जा सकता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी एटम्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। तो जिंक के अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है ट्रांजिशन मेटल के अंदर। There is an increase in ionization energy along each series of transition element from left to right due to increase in nuclear charge which accompanies the filling of inner d orbitals। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है कब, सीरीज़ के अंदर, जब हम लेफ़्ट से राइट स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है लेफ़्ट से राइट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर डी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते जा रहे हैं। अब स्कैंडियम के क्या अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, फिर टाइटेनियम के अंदर D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर वेनेडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके क्या हो रहे हैं, जो ये डी ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जा रही है सक्सेसफुली लेफ़्ट से राइट जब हम जाएंगे। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे। अब नेक्स्ट है टेबल 4.2 गिव्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जो टेबल 4.2 है हमारा वो क्या दे रखा है, वो ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी हैं जो ट्रांजिशन सीरीज़ की वो कैसे वेरी कर रही है। These values show that successive enthalpy of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition element। मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर क्या था, स्टीपली इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, मतलब लगातार क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ऐसे इंक्रीज़ हो जा रही थी आयनाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। लेकिन नॉन ट्रांजिशन के केस में था वो, जैसे बोरोन की होगी, बेरिलियम की होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ट्रांजिशन के बीच में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगी सक्सेसफुली, मतलब ऐसे ऐसे कर्व वगैरह दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट, द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज मच लेस इन कंपैरिजन टू वेरिएशन अलोंग अ पीरियड ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जो हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। किसके कंपेयर में, जब हम कंपेयर करेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी से अलोंग द पीरियड, मतलब पीरियड के अलोंग जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तब। The first ionization enthalpy in general increase, but the magnitude of increase in second and third ionization enthalpy for successively elements is much higher along a period. मतलब जो हमारी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, पर जो मैग्नीट्यूड होगा ना इंक्रीज इन सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा सीरीज़ के अंदर। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या क्या समझते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा, क्या है D3 3D3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। डी के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या कितने फिल करने हमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर देना, ये निकाल दिया। अब क्या हो गया, D2 हो गया। फिर दोबारा एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जब हम ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे एलिमेंट्स के अंदर भी होता है, जब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे इनके ऑर्बिटल से, तो वो होगी क्या, वो होगी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो इरेगुलर ट्रेंड है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मेटल्स के अंदर, जो 3D एलिमेंट सीरीज़ है उसके अंदर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता कि पहले इंक्रीज़ करिए फिर डिक्रीज़ करेगी, या फिर क्या हो रहा है, वो क्या होगा, स्टीपली ऐसे यूँ एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा थोड़ा वेरिएट करता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। The irregular trend in the first ionization enthalpy of metal of 3D series, though of little chemical significance, can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energy of 4s and 3D orbitals. अब जो irregular trend है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का 3D सीरीज़ के मेटल के अंदर, वो क्या होगा, इतना ज़्यादा केमिकल सिग्निफिकेंस नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, पहले s ऑर्बिटल से निकलेंगे। तो अगर s से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एनर्जी, मतलब एनर्जी, जो एनर्जी गैप पहले 3D और 4s के बीच में इतना था, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, या तो वो बढ़ जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। यू हैव लर्न दैट व्हेन d ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयंस, ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हमने पढ़ा था कि जब भी d ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस बनाने होंगे ना, जैसे कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम क्या होता है, 3d1 4s2। अब हमें इसका आयन बनाना है, जैसे Sc2+, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, तो क्या होगा, पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद d के निकलेंगे, तो Sc2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d1, क्योंकि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब स्कैंडियम से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d0, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। नटशेल में अगर हम बात करें तो मेन चीज़ जो याद रखने की वो ये है कि जब भी हमें किसी भी एलिमेंट से उसका आयन फॉर्म करना है तो क्या होगा, पहले s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, ठीक है। एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन 3D सीरीज़, जैसे ही हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे 3D सीरीज़ के अंदर, लेफ़्ट से राइट मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक की तरफ, these 3D electrons shield the 4s electron from the shell
एक सेकेंड, 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे किसको, 4s इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज समवट मोर इफेक्टिव देन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन शील्ड वन अनदर। मतलब जैसे क्या है, अंदर क्या है 3D के इलेक्ट्रॉन्स, पहले 4s के निकल रहे, इसका मतलब 3D के अंदर है, फिर है 4s के, तो ये क्या कर रहे हैं, अंदर न्यूक्लियस है, तो ये वाले यहाँ तक न्यूक्लियर जो इंटरेक्शन है उसे जाने से रोक रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आगे अड़ रहे हैं, है ना। अब जो बाहर वाले एक दूसरे को, जैसे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपस में कम शील्डिंग प्रोड्यूस करेंगे, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना ये बाहर वाले को ज़्यादा शील्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर का न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। Therefore the atomic radii decrease less rapidly, और इसी वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा, कम रैपिडली डिक्रीज करेगा। द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ओनली स्लाइटली अलोंग द 3D सीरीज। मतलब जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज तो करेगी लेकिन बहुत कम करेगी 3D सीरीज के अंदर। द डबली और मोर हाईली चार्ज्ड आयंस हैव DN कॉन्फ़िगरेशन विद नो 4s इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे कि 2 पॉजिटिव के अंदर कोई एलिमेंट हो गया वो +2 के अंदर है, या फिर क्या है हाई चार्ज के अंदर, जैसे स्कैंडियम +2 के अंदर देखा था, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा 2+ के अंदर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पॉजिटिव। अब Mn के अंदर कितने होते हैं, 3d5 4s2, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की क्या होगी +7। तो ये बोल रहे हैं कि डबली या फिर हाई चार्ज आयंस होंगे ना, उनके अंदर क्या होगा, एस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम एस इलेक्ट्रॉन का पहले रिमूवल होता है और फिर उसके बाद क्या होता है डी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। A general trend of increasing value of second ionization enthalpy is expected as effective nuclear charge increases। और जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग वैल्यू का सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का, वो क्या है, एक्सपेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, बिकॉज 1d इलेक्ट्रॉन डज नॉट शील्ड अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। एक d इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्या है d ऑर्बिटल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये आपस में शील्डिंग नहीं करेंगे। जो बाहर s वाला है ना इसको शील्ड करेंगे, कहाँ से, कि ये अंदर का न्यूक्लियर चार्ज इस तक ना पहुँच सके। और इसी वजह से क्या होगा, बिकॉज d ऑर्बिटल डिफर इन डायरेक्शन। d ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे, जैसे dz² हो गया, ये ऐसे होता है इसकी शेप। अब dx² dxy हो गया, dx² -y² ऐसे हो गया। तो ये ऐसे करके 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनकी शेप अलग अलग है, इस वजह से वो एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाएंगे। However, the trend of steady increase in second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe3+ respectively। मतलब जो steady trend है ना इंक्रीज करने का सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, वो ब्रेक हो जाता है कब, जब हम फॉर्म करेंगे Mn2 पॉजिटिव और Fe3+ आयंस। क्योंकि Mn+2 क्या हो जाएगा D5 और Fe3+ भी क्या होगा D5। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर क्या होंगे, आयन की कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगी। सिमिलर ब्रेक ऑकर्स एट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द लेटर ट्रांजिशन सीरीज। और बाद के जो ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर भी ये ब्रेक देखने को मिलता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएशन इन आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Dn इज एज फॉलो। मतलब वेरिएशन आयनाइजेशन एनर्जी का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि D के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो n इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। जिंक के अंदर 10 होते हैं। द 3 टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी आर, मतलब कौन सी 3 टर्म्स होंगी जिसकी वजह से जो वैल्यू है आयनाइजेशन इंथैल्पी की वो रिस्पॉन्सिबल होगी, कि किसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी वो बता सकते हैं।
तो फर्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन। तीसरा है एक्सचेंज एनर्जी, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डी से एस के अंदर क्या कर रहे हैं, या फिर एस से डी के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे थे, तो इस वजह से क्या होगा, एक्सचेंज एनर्जी। अब जो एक्सचेंज एनर्जी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, मतलब कि हमारा एनर्जी स्टेट कितना स्टेबल होगा ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सचेंज एनर्जी पे। अब जो एक्सचेंज एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन्स एंड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के। ठीक है, मतलब कितने पॉसिबल पेयर हैं जिसकी पैरेलल स्पिन है और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे Mn2 पॉजिटिव क्या था, D5, D5 के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल हैं, तो D5 के अंदर 1 2 3 4 5, तो ये पांचों की इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, सेम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी पेयर ऑफ स्पिन, मतलब स्पिन क्या होगी, पैरेलल होगी इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, वो किसे अफेक्ट करेगा, एक्सचेंज एनर्जी को। व्हेन सेवरल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को, तो जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है वो कोरस्पॉन्ड करेगी किससे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट ऑफ सिंगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड पैरेलल स्पिन, मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट होगा किसका, सिंगल ऑक्यूपेशन, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगी, जैसे D5 के अंदर बताया था मैंने कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है, Mn के अंदर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। ठीक है, तो जो सेवरल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या मतलब ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी उसे कैसे बोलेंगे हम, एक तो पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर पॉसिबल एक्सटेंट होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और जब तक ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनकी क्या होनी चाहिए, पैरेलल स्पिन होनी चाहिए एक ही तरफ। अब जैसे D6 का इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ पे भरा जाएगा और क्या हो जाएगी, स्पिन एंटी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, जैसे हंट्स रूल में बताया गया था। तो ये चीज़ थी समझने की। नेक्स्ट है द लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब जितनी भी लॉस होगी किसकी, एक्सचेंज एनर्जी की, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी होगी एटम की, एलिमेंट की। एज द स्टेबिलिटी इंक्रीज, और जैसे जैसे हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी चीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन उसका क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देयर इज़ नो लॉस, क्या होगा, नो लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एट D6 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा एक्सचेंज एनर्जी का, कब, जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे Mn पॉजिटिव के अंदर क्या है, 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 3d के अंदर क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इस वजह से क्या होगा, इसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा एक्सचेंज एनर्जी का। अब क्रोमियम पॉजिटिव है, क्रोमियम की क्या होती है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी D5 4s1, अब पॉजिटिव है, इसका मतलब 4s का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D5। देयरफॉर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी Mn पॉजिटिव की वो कम होगी किससे, Cr3 पॉजिटिव से। ठीक है, क्योंकि Mn पॉजिटिव की कम क्यों होगी, क्योंकि इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर जा सकता है। अब क्रोमियम पॉजिटिव के अंदर क्या है, D5 तो बहुत स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो इसी वजह से बोल रखा है कि Mn पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है कंपैरिजन टू हाफ फिल्ड D5 ऑर्बिटल। इसी तरीके से सेम केस होगा Fe2 पॉजिटिव का। Fe2 पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और Mn2 पॉजिटिव की क्या होगी, D5 कॉन्फ़िगरेशन।
अब Fe2 पॉजिटिव के अंदर क्या है, D6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर Fe2 पॉजिटिव की एक Fe2 पॉजिटिव के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से एक निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि D5 क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी Fe2 पॉजिटिव की, वो कम होगी किससे, Mn2 पॉजिटिव से। और इसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी Fe2 पॉजिटिव की, वो कम होगी किससे, Mn से। ठीक है। द लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज मेटल इज +2। मतलब जो सबसे कम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना इन मेटल्स की, वो क्या होगी, +2। कौन से मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स की। टू फॉर्म Mn+2 आयंस फ्रॉम गैशियस एटम, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब Mn2+ आयन बनाना है किससे, गैशियस एटम से। ठीक है, गैशियस एटम इसका मतलब होता है जैसे स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। ठीक है, ये गैशियस एटम है, इससे क्या बनाना है, 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए, जो सम है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उसे भी ऐड करेंगे किसके अंदर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के अंदर। तब हमें पता चलेगा कि कितनी एनर्जी चाहिए Mn2 पॉजिटिव बनाने के लिए। द डोमिनेंट टर्म इन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विच शो अनयूजुअल वेरी हाई वैल्यू ऑफ Cr and Cu वेयर Mn+ आयंस हैव D5 and D10 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डोमिनेट कम करेगी जब वैल्यू क्या होगी, M पॉजिटिव आयन की ज़्यादा स्टेबल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे क्रोमियम के अंदर क्या था, 3D5 था और 4s1 था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगी, 3D5। अब 3D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे ही कॉपर के अंदर क्या था, 3D10 था, 4s1 था। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली बहुत हाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल। अब ट्रेंड है 3D आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द 4s ऑर्बिटल फैक्टर एंड शो ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 एंड D10 Zn2+ आयंस। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 4s ऑर्बिटल का तो कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले निकल गए +2 ऑक्सीडेशन के स्टेट के अंदर। अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का रोल कैसे होगा, जब D से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जितनी ज़्यादा ग्रेटर डिफ़िकल्टी होगी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, हाफ फील्ड और फुल फील्ड से, इन जनरल जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ऑल्सो द हाई वैल्यू फॉर द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर निकल जिंक। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन है वो किसकी हाई होगी, कॉपर की। ठीक है, निकल की और जिंक की। इससे क्या पता चला, इंडिकेट वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 और 2 फॉर दिस एलिमेंट्स। और इन्हीं की वजह से क्या पता चल रहा है कि हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं फॉर्म कर सकते इन एलिमेंट्स की। ठीक है, ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी गिव सम गाइडेंस कंसर्निंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एक हद तक हमें बताती है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी किसी एलिमेंट या मेटल की। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन एमिनेबल टू रीजनरलाइजेशन। और ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाती है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे जो ट्रांजिशन मेटल है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और क्यों होगी, और किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फॉर्म होती है। ठीक है, One of the notable feature of transition element is the great variety of oxidation state that may show in their compound। मतलब जो सबसे मेन फीचर होता है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट का वो क्या होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं जब अपने कंपाउंड बनाते हैं किसी और एलिमेंट के साथ। ठीक है, कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो एलिमेंट्स की, फर्स्ट रो मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज़ के, तो उनकी कौन कौन सी हो सकती है,
अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर टोटल, तो वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +2 है, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम की क्या है +3, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 3d14s2। अब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चलो, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में क्या हो जाएगा 3d4s2। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, स्कैंडियम में कितने क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, टाइटेनियम में 4 है, वेनेडियम में 5 है, क्रोमियम में 6, मैग्नीशियम में 7, आयरन में 8, कोबाल्ट में 9, निकल में 10, कॉपर में 11 और जिंक के अंदर 12। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या थे, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते इन द सेंस कि एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो क्या होंगे वैसे वैसे क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे, उसी को तो बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। जैसे स्कैंडियम के अंदर है क्या है 3d14s2, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका मतलब स्कैंडियम किस में हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब टाइटेनियम के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है +4, और मिनिमम क्या है +2 तो सब में ही मिलेगी। ठीक है, अब वेनेडियम में भी क्या हो सकती है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से लेके 5 तक वेरी कर सकती है। क्रोमियम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से लेके 6 तक वेरी करेगी। मैग्नीज में टोटल कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 से लेके 7 तक वेरी करेगी। अब आयरन के अंदर क्या होता है +2 +3 +4, और उसके बाद सीधा क्या होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। और कोबाल्ट के अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 +3 +4। निकल की होगी +2 +3 +4। मतलब इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है कि हम कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 बना सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कोबाल्ट +4 आयंस का फॉर्मेशन हो सकता है। उसी तरीके से जो हमारा कॉपर है वो क्या किसमें एग्जिस्ट करता है +1 और +2 के अंदर, क्योंकि कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d के अंदर क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो +1 स्टेट क्या होगी इसकी स्टेबल होगी। जिंक के अंदर +2, सिर्फ ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो d है वो फुल्ली फिल्ड है, इस वजह से क्या होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। द एलिमेंट विच गिव ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। अब जो एलिमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे लाई करेगा, या तो मिडल में या उसके पास। जैसे यहाँ पे क्या था सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी थी मैग्नीज की थी ना, Mn की +7 जो ये था। उसके बाद किसकी थी आयरन की और क्रोमियम की। तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक तो सेंटर पे या फिर सेंटर के आसपास। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा एलिमेंट शो करता है, वो होता है मैग्नीज। जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एंड स्टेम्स फ्रॉम आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर और टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अब जब साइड्स के अंदर हमने क्या देखा था, जैसे साइड के अंदर देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है कम हो रही है। जैसे स्कैंडियम के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सिर्फ +3 है। ठीक है, और जिंक के अंदर क्या है सिर्फ +2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक के अंदर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, और स्कैंडियम के अंदर है क्या है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो +3 बना सकता है, सिंपल। अब अर्ली इन दी सीरीज़, मतलब अगर हम स्टार्टिंग की सीरीज़ देखें तो स्कैंडियम 2 इज़ वर्चुअली अननोन। मतलब अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता। ठीक है, तो ये मेजर क्वेश्चन है, या यहाँ जो ये ऐसे ऐसे वो है ना पॉइंट्स, मेन पॉइंट उन्हें अंडरलाइन करो या फिर साइड में लिखते चलो। पहला था मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करेगा, मैग्नीज करेगा +7। ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम सिर्फ ऐसा एलिमेंट है इकलौता ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो +2 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता।
टाइटेनियम 4 क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, टाइटेनियम 3 से या फिर 2 से, ठीक है। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पे अगर हम देखें, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज़ +2। जिंक की कौन सी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +2, क्योंकि डी से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, वो फुली फिल्ड है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करस्पॉन्ड इन द वैल्यू टू द सम ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स इनटू मैग्नीज। मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी थी, मैग्नीज की थी। वो क्यों थी, क्योंकि इसके अंदर D5 4s2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम, इसकी वजह से क्या था, मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता था। अब TiO2, मतलब ये कंपाउंड दे रखे हैं कुछ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे वेनेडियम 5 के अंदर VO2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 के अंदर TiO2, क्रोमियम 6 के अंदर प्रेजेंट होगा मैग्नीज O4। तो बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।